नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आपके प्रोग्राम में आज बहुत सारी खबरों पर हमें बात करनी है। फिलहाल नरेंद्र मोदी बोल रहे थे बंगाल की सभा में, और वहां आपने सुना उनको कहते हुए कि पश्चिम बंगाल में जो संदेशखाली की घटना हुई है बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्याचार है महिलाओं के ऊपर। लेकिन दुख की बात यह है कि एक महिला मुख्यमंत्री होकर के भी ममता बनर्जी ने उन महिलाओं का पक्ष नहीं जाना, उन महिलाओं का पक्ष नहीं माना। अब प्रधानमंत्री ने संदेशखाली का मुद्दा उठा लिया है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां से इस 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो अपने 370 के जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीटें ले सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अब चुनाव जब बस कभी भी अनाउंस होने वाला है, उससे पहले बंगाल की जनता के बीच वो माहौल बना पाता है या नहीं बना पाता है। और संदेशखाली उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संदेशखाली की जो घटना हुई है उसका मैसेज घर घर पहुंचाना, ये नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की कोशिश होगी। तो आज पहले बंगाल की हम बात करेंगे। स्वागत करना चाहते हैं मेहमानों का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं, राहुल महाजन जी हैं। राहुल जी, समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। और आज प्रधानमंत्री के मंच पर संदेशखाली की वो महिलाएं भी मौजूद हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उन महिलाओं को बाकायदा प्रधानमंत्री के मंच पर जगह दी गई जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी शाहजहां शेख के खिलाफ, जिन्होंने आवाज उठाई उसके अत्याचार के खिलाफ, और प्रशासन जो संदेशखाली का है उसके खिलाफ। और देखिए जरा ये मामला कहां तक पहुंच गया, और आपको शायद यकीन ना हो कि कोई सरकार ऐसा करेगी। संदेशखाली का जो मुजरिम है या जो आरोपी है शाहजहां शेख को बंगाल की पुलिस गिरफ्तार करती है। मामला सीबीआई के पास जाता है, सीबीआई उसकी कस्टडी मांगती है, पुलिस नहीं देती, बंगाल की सरकार नहीं देती। बंगाल की सरकार हाईकोर्ट चली जाती है, हाईकोर्ट में आदेश करता है हाईकोर्ट की शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले किया जाए। बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। आखिर क्यों? पहले तो आप उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं थे, आप ढाल बना रहे थे कोर्ट के आदेश को कि आपने हमें इसको गिरफ्तार करने से रोका हुआ। जब कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया तो आपने उसको तुरंत फुरत में ढूंढकर पकड़ भी लिया। अब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, किसी और के हवाले नहीं करना चाहते। वो थाने में आता है तो ऐसे आता है जैसे कि वो आरोपी नहीं है, बल्कि पुलिस वाले उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। बंगाल में क्या होने जा रहा है इसका एक अंदाजा आपको इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे से भी लगा था, जिसमें ये अभी के हालात में अगर चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी की पार्टी को 20 सीटें, ममता बनर्जी की पार्टी को 21 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई देती है। तो पहले मैं उस सर्वे का ही एक बैकग्राउंड लेकर के विजय जी आपसे पूछना चाहता हूं। कोशिश बीजेपी की होगी कि इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, लेकिन क्या बंगाल में ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी हवा है नरेंद्र मोदी की, और क्या संदेशखाली वो हथियार हो सकता है जिसके जरिए ये काम किया जा बीजेपी कर पाए? देखिए, संदेशखाली का चुनाव में कितना हिस्सेदारी होगी, क्या बदलेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन संदेशखाली की घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और जिस तरह से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ वो पहला कदम है। दूसरा कदम है कि जिस तरह से आरोपी को जो शाहजहां शेख जो है उनको बचाने की कोशिश ममता बनर्जी सरकार ने की। पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद अदालत में उनको बचाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है, ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जब प्रधानमंत्री ने एक उसको राजनीतिक कदम भी कह सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है कि उन पीड़ितों को आप सार्वजनिक तौर पर मंच पर लेकर आए हैं और ये बताने के लिए कि बंगाल की हालत क्या हो रही है और महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि कानून व्यवस्था राज्य सरकारों का वो है, अधिकार है, उनके जिम्मे है। लेकिन यदि महिला मुख्यमंत्री हो तो हम उसको ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़्यादा उम्मीद करते हैं, जिम्मेदारी से भी ज़्यादा ये उम्मीद करते हैं कि भाई महिला मुख्यमंत्री होंगी तो वहाँ पर महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उन पर रोक लगेगी, या महिलाओं से जो अपराध कर रहे हैं अपराधी, एक संवेदनशीलता होगी। वो संवेदनशीलता यहाँ नहीं दिखाई दे रही, बल्कि मुझे लग रहा है कि जो हमारा सर्वे आपका इंडिया टीवी का कहा है वो ठीक है। यदि संदेशखाली को लेकर पॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव आता तो बीजेपी के लिए ये ग्राफ बहुत तेजी से और बड़ा हो सकता था। लेकिन ममता बनर्जी इसको अपने फायदे के लिए पोलराइज करने में लगी हुई हैं। ये आपके इस सर्वे से मुझे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी ममता बनर्जी इसको एक रिलीजियस या पोलराइजेशन जिसे आप कहते हैं, ये कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से कोशिश। बीजेपी इसको उस तरीके से भुनाएगी, उसमें एक कैरेक्टर है शाहजहां शेख है जो किसी डॉन के जैसा, तो वो कैसा एक ऐसा फिगर है जो जिससे सब परेशान है, त्रस्त है। ये बंगाल की राजनीति में महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका नाम उसका क्या धर्म बता रहा है। अब इससे इनकार नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे है। यदि घटना से ही होता तो बीजेपी का ग्राफ नंबर में तेजी से बढ़ता। उसको किस तरह से किया जा रहा है। हाँ, लेकिन एक सेगमेंट में ममता बनर्जी या उनसे जुड़े लोग ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि शाहजहां शेख को उसके धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है, उसने कुछ गलत नहीं किया। बीजेपी इसको इस तरह से पेंट करेगी कि यहां पर महिलाओं का मुद्दा तो है ही है,
लेकिन ममता बनर्जी इसको बचा रही है क्योंकि ये मुसलमान है। दोनों बातें। देखिए, बिल्कुल साफ था। जब हम शुरू में भी पश्चिम बंगाल की बात करते थे तो हम यही बात करते थे कि वहाँ एक पोलराइज्ड जो है चुनाव होने जा रहा है और इसमें दोनों पार्टियों की इक्वल भागीदारी है। संदेश खाली का अगर हम जो पूरा इलाका है नॉर्थ 24 परगना का, अगर हम उसकी भी बात कर लेंगे तो भी वो इलाका बड़ा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है और वहाँ पर जिस तरह से ये घटना के बाद भी हमने एक पूरा डिस्कशन किया था कि नॉर्थ 24 परगना से बाहर इस घटना का कितना असर होगा, ये भी हम इसी आप ही के चैनल पे इस पर पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और एक बड़े एक्सपर्ट हैं पश्चिम बंगाल के जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी आपको बताया था कि किस तरह से ये घटना का असर कुछ तो होगा लेकिन पूरे बंगाल में होगा ये कहना मुश्किल है। और दूसरा, जिस तरह से वहाँ पोलराइज इलेक्शन हो रहा है और हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो डोमिनेट करती है, कई बहुत सारे पॉकेट्स में डोमिनेट करती है और वैसे भी पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ दिखाई देती है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को बड़ी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी साफ दिखाई देती है कि वो अगर मुस्लिम समुदाय को अपने साथ रखेंगी तो उनके जीतने की संभावना है वैसे भी ज्यादा। और दूसरा, ममता बनर्जी को बड़ा सैड भी है राहुल जी कि एक महिलाओं से जुड़ा मुद्दा जो है उसमें किसी का धर्म आ जाता है। आप इसे समझ लीजिए, बशीरहाट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर आपके सर्वे में भी टीएमसी फिर से वहां पर जीत रही है। मैं ये भी देखिए बड़ा साफ है, ये बहुत दुखद है लेकिन ये पूरी राजनीति में दुखद है। फिर या तो राजनीति फिर मुद्दों पे होनी चाहिए, राजनीति इस बात पे होनी चाहिए किस व्यक्ति ने या किस पार्टी ने क्या काम किया। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ममता बनर्जी को फिगर्स भी साफ पता है। बीजेपी ने ना केवल पिछली बार 18 सीटें जीती थी बल्कि 22 सीटों पे नंबर 2 पार्टी थी। तो ऐसे में उन्हें यह भी पता है कि वो 22 सीटों में से भी कन्वर्जन हो सकता है इस बार। बिल्कुल हो सकता है। अरे तो ये जानना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा कि एक्चुअली अंदर खाने बीजेपी अपनी ताकत बंगाल में कितनी मानती है। समीर जी, कितनी सीटों पर मानती है कि हाँ हम जीत सकते हैं? देखिए, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक चुनौतीपूर्ण रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को सोचा है कि वहाँ ममता बनर्जी साहब से मजबूत होती लगी है लगातार, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत लगाई थी, लेकिन जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सीटों की उम्मीद कर रही थी, 77 सीटें पर जाके भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा रुक गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि लोकसभा चुनाव में हमें 2019 का जो 18 सीटें उसको बढ़ाकर 25 पे ले जाना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जो महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी थे, उनकी जगह सुनील बंसल को बंगाल का प्रभारी बना दिया। अमित शाह लगातार बंगाल के सांसदों के साथ लोकसभा सत्र के दौरान और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो सुकांत मुजुमदार है उससे हर महीने दिल्ली में बैठक करते रहे, बंगाल का फीडबैक लेते रहे, वहां के संगठन मंत्री से वहां की सभी लोकसभा सीटों की जानकारी लेते कि जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है। बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि वहां जिस तरीके से ध्रुवीकरण वोटों का हो रहा है और जिस तरीके से ममता बनर्जी एक खास किस्म के वोट बैंक के लिए लगातार काम कर रही है, उसके खिलाफ बंगाल की जनता को जागरूक किया जाए। मुझे लग रहा है संदेश खाली की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक हथियार मिला है बंगाल के अंदर, ये बताने के लिए पूरे देश को और खासतौर से बंगाल की महिलाओं को कि ममता बनर्जी किस तरह की राजनीति करती है। देखिए, मैं आपसे जो जानना चाह रहा था, ये जो हमारा सर्वे दिखा रहा है 20 सीट पर भाजपा की रियल ताकत यही है आपको लगता है या यहां से आगे बढ़ने की भी गुंजाइश है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर 28 से 30 सीटें जीतने जा रही है। यह जो सर्वे हुआ है उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार अभियान अभी शुरू नहीं किया था, संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी आज बारासात में रैली कर रहे हैं। चुनाव आचार संहिता जब लग जाए उसके बाद बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार करेगी, संगठन काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाएं बंगाल को दे रहे हैं और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कारण जो खराब व्यवस्था है, जनता के अंदर ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जानबूझ कर शाहजहां शेख को जिस तरीके से बचाने का काम किया था, जब कोर्ट कह रही है कि आप इसे सीबीआई के हवाले करो तब उसे आप बचा रहे हो, इसका मतलब साफ है कि शाहजहां शेख अगर सीबीआई की गिरफ्त में जाएगा तो वो ऐसे कई राज खोलेगा जिससे संदेश खाली की घटना का असल प्रभाव अभी आना बाकी है। आप कह रहे हैं चुनाव की दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां भी होना बाकी होगी, बीजेपी भी संगठन तंत्र की ताकत लगाएगी। 28 से 30 आपको लगता है बीजेपी के लिए 28 सीटें बहुत बड़ा फिगर है। आज किसी एक जानकार आदमी से बात हो रही थी, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई, आप लोग प्लीज आपकी राय में जानना चाहूंगा कि आमतौर पर हमारी बीजेपी को लेकर छवि ये होती है कि ये शहरों में पहले मजबूत होती है, शहरों से फिर ये आगे ब्रांच आउट करती है, गांव में जाती है, देहात में जाती है। बंगाल में उल्टा होता है, बंगाल में ऑलरेडी गांव की पार्टी है, गांव में पहुंच चुकी है, शहरों में ममता बनर्जी मजबूत है, शहरों के अंदर ममता बनर्जी का वो बैस्टियन है जिसको हिलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं पर देखिए इसमें हमारे को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस 2019 मतलब पिछला जो चुनाव है बेस्ट परफॉर्मेंस मान सकते हैं।
2 सीटों से 18 सीटों पे पहुंची, मल्टीफोल्ड आपका जो वोट शेयर है वो बढ़ा। लेकिन वो कहां से बढ़ा? ऐसा नहीं कि आपने ममता बनर्जी के वोट शेयर में पूरा डेंट डाल दिया, वो आपने वामपंथी दलों के वोट ममता का तो बैंक हुआ ही नहीं। वो ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को बहुत मतलब सेफ रख पाई। तो ऐसे में अगर आप ये बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी को अभी भी हराना आसान है, तो वो शायद सही नहीं होगा। ममता बनर्जी अभी भी स्ट्रांग है पश्चिम बंगाल में, और इश्यूज शायद अगर और ये इशू बढ़ता है, जो संदेश खाली का इशू जो बढ़ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो शायद कुछ ना कुछ। बंगाल के अंदर उत्तर बंगाल से 8 लोकसभा सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 7 लोकसभा सीटें वहां से जीती थी। 2014 में सिर्फ एक दार्जिलिंग की सीट थी। तो उत्तर बंगाल तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से लगातार दक्षिण बंगाल की ओर ध्यान दे रही है, जहां ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, और मुझे लगता है कि वहां से भी भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बेहतर प्रदर्शन करेगी। और मेरा यह आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 26 से 27 सीटें बंगाल के अंदर जीत सकती है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से अलोकप्रिय मुख्यमंत्री बनते जा रही है बंगाल के अंदर। सीएनएक्स का सर्वे दिखाया है और बताया कि उसमें बीजेपी को 335 अपने दम पर 378 एनडीए को मिलने जा रही है। बहुत सारे लोग मजाक में ये पूछ रहे हैं कि भाई 370 कैसे पहुंचेंगे। कुछ आपके मित्र भी कह रहे हैं कि 370 पहुंचा के मानेंगे विजय जी। नहीं, 370 देखिए, चुनाव का जो नतीजा है वही आखिरी सत्य है। सही बात। वो तो जो होगा वो वहाँ देखा जाएगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल को ले लें और भारतीय जनता पार्टी को ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी को यदि आप देखें पूरे, जैसे राहुल ने जो बात कही ना, वो बात ठीक है कि वहाँ पर लेफ्ट का वोट लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। ममता बनर्जी को नहीं टक्कर उस तरह से दे पाई, और बीजेपी अभी उस तोड़ को नहीं ढूंढ पाई है। जो स्ट्रांग रीजनल लीडर है उसका जवाब वो कैसे बने, वो ममता बनर्जी हो, वो स्टालिन हो, वो नवीन पटनायक हो, वो अखिलेश यादव हो, तमाम तरह के जितने, या अरविंद केजरीवाल हों, जितने स्ट्रांग रीजनल लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी उनसे बराबरी की मुकाबला करने या तोड़ अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। और इसलिए ममता बनर्जी इस समय इंडिया गठबंधन की सबसे स्ट्रांग लीडर है। संदेश खाली जैसी बड़ी घटना के बाद भी यदि कोई डेंट आपको ममता बनर्जी में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नई स्ट्रेटेजी पर काम करना पड़ेगा। ये ऐसा लगता है जैसे वो रामचरितमानस में बाली और राम की युद्ध की बात होती है। देखिए, कोई बाली को एक सज्जन आपको टीवी पर, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आपकी बात सुनते सुनते वो मुझे पूछ रहे हैं कि विजय जी से पूछिए त्रिपुरा में कौन सा नेता था ऐसा बीजेपी के पास, वहां त्रिपुरा में सत्ता में आ गए, एकदम से झटके में आ गए। वो बीजेपी की वजह से नहीं आए, वहां पर भी लेफ्ट की वजह से आए हैं। यदि आप ध्यान करें तो वो कोई बीजेपी का वोटर नहीं है। आज की तारीख में अभी त्रिपुरा में बीजेपी का वोटर उस तरह से नहीं है। आप कह रहे हैं बंगाल में त्रिपुरा जैसा कुछ हो जाना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के पास वैसा लीडर नहीं। समीर जी कह रहे हैं कि बहुत बिल्कुल मुमकिन है, और आप देख सकते हैं कि इस चुनाव में ऐसा कुछ नतीजा आ जाए जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन हमारा सर्वे जो बता रहा है वो कहीं इन दोनों बातों के बीच में है हकीकत। वो ज्यादा ठीक है। जी हाँ, कि बराबरी पर बीजेपी और ममता बनर्जी ठहर सकते हैं 2024 में।